नमस्कार। फिल्मी कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्मी कीड़ा जहां हम बातें करते हैं फिल्मों की दुनिया की और फिल्मों की दुनिया के उन कलाकारों की जो इस दुनिया को बनाते हैं बेहद खूबसूरत। और आज फिल्मी कीड़ा पर हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास गेस्ट जिन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को और नॉर्थ इंडिया की शादियों को बल्ब उतारो थल्ले रखो का एक तरह से एक नारा दे दिया। उसके बाद उन्होंने काम किया बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टिंग के फील्ड में तो कमाल किया ही, लेकिन साथ ही में लिखी कई किताबें, स्पॉटिफाई पे किए गाने रिलीज और एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को कन्विंस किया कि क्रिएटिविटी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो स्वागत करते हैं इंद्रपाल सिंह उर्फ इमेजिन सिंह जी का फिल्मी कीड़ा पर। बहुत बहुत स्वागत है इंद्रपाल जी आपका। बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, अपने शो पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। तो चोरी वाली दुकान पे कल से आना शुरू कर दे। वो 5-6 महीने में काम सीख जाएगा, उसके बाद साउथ दिल्ली में अपना काम जमा लेना। और की और ऐसे लफंडरों की तरह कब तक आवारागर्दी करता फिरेगा? हाँ। वो भाई पंगा क्या है? 6000 ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ओए किवें किदा पैसा इकट्ठा कर देना। ਓ ਪਾਉ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰੀ ਪੂਰੀ पप्पू हेलो पूरा पाजी बबली बोल रहे हैं सब चंगा तू काय बबली मैं तो निकल लिया पाजी। बस आपको ना हमें स्पेशल मैरिज वाले एक्ट में डेट्स पहले दिलवानी है। ठीक है रिश्ता पक्का। ये वो पंगा क्या है? वो पंगा इज वेरी सिंपल, बिलीव मी। वो आपके घर में वो बल्ब होता ना, बल्ब उतारो थल्ले रखो, बल्ब उतारो। इंद्रपाल सिंह से इमेजिन सिंह, ये जो सफर है ये आपने तय किया या इंद्रपाल और इमेजिन दो ट्विंस हैं जो एक साथ ही पैदा हुए थे? क्या मेरी ज़ात, क्या मेरी ज़ात, क्या मेरी औकात, क्या मेरी ज़ात, क्या मेरी औकात, ज़र्रा ज़र्रा उसका, उसकी कायनात। क्या बात है। हमारी क्या औकात है? जो सांस अंदर गई है, क्या हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम उसे बाहर निकाल सकते हैं? अभी वो कल मिला था, अरे अभी तो 2 मिनट पहले मुझसे बात हुई हैं, अच्छा। एक सांस की दूरी है, बाकी सब मजबूरी है। तो मैजिक उस ऊपर वाले का है, उस राम का है जो आपकी रग रग में बसे हुए हैं। मेरा यार परवदिगार, उसी पे ख़त्म उसी पे शुरू, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। क्या बात है। ये सब उसकी देन है। वी आर जस्ट ऑब्जर्वर्स। हम अगर उसके प्लान में अपनी दखल अंदाजी ना दें, अपनी टांग ना अड़ाएं, फिर आप देखिए मैजिक। क्या बात है। तो इमेजिन सिंह भी उसकी देन है, इंद्रपाल सिंह भी उसकी देन है। उसका जब हुक्म हुआ, इमेजिन सिंह प्रकट हो गया। वाह वाह। जन्म तो आपका देहरादून में हुआ जी बिल्कुल, है ना, फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आप पहुंचे मुंबई, मुंबई से जम्मू, जम्मू से दिल्ली और फिर मुंबई, है ना। और इन सब में आपने बीएससी किया, मास्टर्स किया फाइनेंस में, तो सब कुछ बड़ा एकेडमिकली सेट चल रहा था, है ना। कैसे आपने फिल्मों की ओर रुख कर लिया? ये बात है जी 1979 की। हमारे पिताजी ओएनजीसी में कार्यरत थे, ड्रिलिंग इंजीनियर थे। ड्रिलिंग इंजीनियर। और मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है कॉस्मोपॉलिटन हुई है। यानी वो ऐसी सोसाइटी थी हमारी, 3 ब्लॉक्स थे, ABC, ओएनजीसी कॉलोनी, प्रभात कॉलोनी बॉम्बे में जगह है, सेंटा क्रूज में। तो वहाँ पे आपको सरदार जी भी मिल जाते थे, हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भाई भी थे। हम किदवई साहब के यहाँ सेवियाँ भी खाते थे और वेट करते थे कब वो छोले भटूरे मिलेंगे हमें वो कंजकों पे। तो हमने बहुत कुछ सीखा, यू लर्न सो मच। तो ओकेजन था फैंसी ड्रेस का, तो हमारे पिताजी और मम्मी जी ने हमको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके बोला कि बेटे आप जाके ऊपर स्टेज पे करिए। हम याद करके गए अच्छे से, पर जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा और ऑडियंस के पहली बार अपनी लाइफ में मुखातिब हुआ, तो मेरी ज़बान से निकल गया यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। उन दिनों शान पिक्चर रिलीज हुई थी। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा, माताजी और पिताजी को पता था कि इसको छेड़ना बेकार है ये पैदाइशी कलाकार है, इसको छोड़ दो।
तो वो जो एनर्जी है जिसको मैं कहता हूँ बड़े प्यार से केओस, वो हम सब में है, वो खुद ही गाइड करती है। हमारी कोई इसमें इंटेलिजेंस नहीं है या काबिलियत नहीं है कि हम उसको गाइड कर सकें। तो वहाँ से पता चला कि दिस इज समथिंग इनबॉर्न। दी एक ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्रेस करने की ना, द विलिंगनेस टू एक्सप्रेस, ये इनबॉर्न है। तो वो अलग अलग एक्सप्रेशन लेती गई, कभी एक्टर कभी राइटर। एक दरवाज़ा बंद हुआ, दूसरा खोल दिया, दूसरा बंद हुआ, तीसरा खोल दिया, ऊपर से बंद हुआ, नीचे निकल के, नीचे से बंद हुआ, ऊपर खोल दिया। तो इट इज़ दैट विलिंगनेस जो अंदर का केओस है, वो अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है अलग अलग रूपों में। इसमें मेरा कुछ नहीं है। पर जैसा आपने कहा ना कि एक दरवाजा बंद हुआ ऊपर का तो नीचे का खुल गया, साइड वाला बंद हुआ तो इधर वाली साइड का खुल गया, लेकिन हाथ पैर तो खुद ही मारने पड़ते हैं, दरवाजा खोलना तो पड़ता है। वो भी वही करवाता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, हम कहते हैं कि मेहनत करने से बहुत कुछ मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, मैं मानता हूँ, मैं खुद इसका बड़ा सॉलिड सपोर्टर हूँ। लेकिन आपके दिमाग में वो कौन है जो ये आइडिया डालता है कि मेहनत करनी है? और वो जो लेजी इंसान है उसके हाथ में दिमाग में कौन ही आइडिया डालता है कि भाई हाथ पैर मत हिलाना, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी गुरु, सोता ही रहे? ये कौन डालता है आइडिया? कोई तो डालता होगा, कोई तो ऐसी ताकत है, मेरा यार परवदिगार, परम पिता परमेश्वर। तो ये उसी का मैजिक है। फाइनली आपको मानना पड़ेगा। आपको सोच कैसे आती है, मुझे ये समझा दो आप। कोई कहीं से तो आती है, कोई तो वेयर डू दीज थॉट्स कम? ऊपर से, सबका रोल अंदर सेट से, है, एक्चुअली अंदर से। हाँ। अब ये अंदर क्या है? अंदर तो बड़ा यूनिवर्स है, बाहर छोटा है, पर हम अंदर देखते ही नहीं। अंदर खजाना है, पर हमें बस बाहर ही अपना टाइम बिताना है। सो ये जो चीज़ है, ये सब उसका मैजिक है। मैं बता नहीं सकता आपको कि वर्ल्ड इज एन ओशन। जो दुनिया है ओशन है, यूनिवर्स, दुनिया तो छोटी होगी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, जो भी क्रिएशन है, और हम लहरें हैं। हम सेम हैं लेकिन फिर भी हम अलग हैं। अलग है। तो बेसिकली जो भगवान है वो ओशन है और हम छोटी छोटी लहरें हैं। भाई हैं तो पानी का ही रूप, भगवान का ही, लेकिन लहरें अलग अलग हैं, शेप्स अलग अलग हैं। तो जब आपने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, आपने कहा कि पिताजी ओएनजीसी में थे, ड्रिलिंग इंजीनियर थे, पूरी तरह से मतलब बड़े ही एक साइंटिफिक और इस तरह के परिवार से आते हैं कि भाई एकेडमिक भी है ना। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा ज़रा अपनी सीवी भी देख लो, एक्टिंग करने जा रहे हो उससे पहले अपनी सीवी देख लो कितनी तगड़ी है, क्यों जा रहे हो? मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, मुझे अगर एक्टिंग में पुश किया तो मेरे माता पिता ने। अच्छा। यस, मेरे को था कि नहीं कैरियर चाहिए, नहीं। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, जो तेरे में प्रतिभा है तो उसको निकाल आगे, इसको क्यों छुपा के रखी हुई है? बिकॉज इफ यू आर टैलेंटेड, मैंने अमिताभ बच्चन साहब की एक बात सुनी थी, कहते हैं अगर आप समझते हो कि आप टैलेंटेड हो तो ये सिर्फ आपका गिफ्ट नहीं है, सॉरी, गिफ्ट तो है लेकिन सिर्फ गिफ्ट नहीं है, ये एक जिम्मेवारी है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर खुदा ने आपको चुना है और आपको गिफ्ट दिया है तो आपको जवाब राम को देना है कि आपने इस गिफ्ट का क्या किया। आपको गिफ्ट दिया और सारी उम्र ऐसी ही रहे, इससे आपने क्या छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे जर्रे लेवल पे क्या रोशनी फैलाई? फैलाई कि नहीं? तुझे तो दिया मैंने बल्ब, तूने बल्ब ही नहीं जगाया, इसलिए बल्ब उतारो, थल्ले रखो। सो ये मैजिक है। अमिताभ बच्चन जी का जिक्र किया तो याद आता है कि आपका लिखा हुआ जो है वो उनकी आवाज़ में भी लोगों ने सुना है। तो जब वो हुआ तो आपको ऐसा लगा कि भाई एक ड्रीम कम ट्रू है, और कैसे हुआ? मैंने आपको बताया ना, ऊपर वाला ग्रेट है। वो तो है। मैं नौकरी ढूंढ रहा था। तो किसी ने कहा इंदर तू बातें बड़ी अच्छी करता है, तो एड एजेंसी में चला जा। अच्छा, मजे की बात है, मैंने फाइनेंस किया था मास्टर्स में। हाँ। 200 साल पहले तो मैं फाइनेंस की नौकरी ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा अच्छा उसमें क्या होता है? कहते कॉपी राइटर। मैंने कहा कॉपी राइटर क्या होता है? जो कॉपी करके राइट करता है। कहते नहीं 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 यार तू समझा नहीं, तेरी बातें ऐसी कुछ बातें बनाना। तो मैं एक एजेंसी में गया, किसी ने कहा जाना वहाँ पे, भाई वो हिंदी कॉपी राइटर ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा यार हिंदी तो मैंने 10वीं के बाद छोड़ दी। कहते हो आना, बातें तो अच्छी करता है, बातें ही करनी और क्या। मैं कहा ठीक है। अब मैं वहाँ पहुँचा तो एजेंसी में हमारे एक जो सज्जन थे, 2 लोग मेरी इंटरव्यू ले रहे थे। एक जो कॉपी के हेड थे वो ही वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया, हमारे मित्र, और एक जो आर्ट के हेड थे ही वॉज फ्रॉम कैलकाटा। तो उन्होंने कुछ बात की तो उनको लगा कि ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा सर मैं कभी की नहीं है।
तो उन्होंने मेरे को जो लाइन कही बड़ी प्रोत्साहन के साथ कही, एज ए सपोर्टिव। आप मैं देख रहा हूँ कि रास्ते कैसे बनते हैं। हाँ। तो कहने लगे भाई मैं साउथ इंडिया से हूँ, ये बंगाली हैं, हमसे तो अच्छी हिंदी लिख लोगे। तो वो उनका इतना साथ रहा इनका। तो उन्होंने कहा ठीक है 1 महीने आपको ट्राई करते हैं, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। तो अगर आपने ठीक कॉपी दी जो क्लाइंट ने अप्रूव कर दी तो यू आर ऑन। बस साहब, तो हमारा पहला क्लाइंट था स्कॉटल। तो कुछ हेडलाइंस दिए मैंने, अप्रूव हो गए, और ऐसे करते करते हम हिंदी कॉपीराइटर बन गए। तो मैंने आपको कहा मैजिक, तो ये जर्नी शुरू हो गई हिंदी कॉपीराइटिंग की। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे को लगता है कि एट द कोर, एकदम अंदर से, एक्टर, राइटर, एकेडमिशियन, व्हाटएवर, एट द हार्ट ऑफ हार्ट्स, एट द कोर आई एम अ पोएट। मैं एक कवि। और मैं जब भी फंसता हूँ, जैसे मैं आपको बताऊँ 2009 में it was being celebrated as the International Year of Astronomy. They were celebrating 300 years of discovery of telescope. तो मेरे को हायर किया हुआ था, यूटीवी की एक एजेंसी है, यूटीवी का ही ऑफिस है। तो वो लोग पिच करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को। विज्ञान प्रसार एक इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, सरकारी बॉडी है। तो सब पिच कर रहे थे। तो वो यही कहते हैं कि भाई आपको ये ब्लॉक्स बनाए हुए थे। तो हमें ब्लॉक जो हमने पिच करना था वो था 9 planets एंड बेसिकली आर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग सन। तो सब वही कहते थे कि भाई आप, तो उस बॉडी में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बैठते थे कि भाई किसको हम दें, किसको दें, किसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। तो प्रेजेंटेशन में वही था, या तो एंकर बेस्ड होगा या एंकर बेस्ड नहीं होगा, हम ये इफेक्ट्स लगाएंगे, इतनी होगी। तो जिस दिन हम जाने लगे, हमारे जो साथ हमारे जा रहे थे, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, राहुल भाटिया। तो गाड़ी में उनके साथ जा रहा था, तो मैंने उनको कहा राहुल मैंने ना इसका टाइटल सॉन्ग लिखा है। तो उन्होंने देखा पर टाइटल सॉन्ग के लिए तो हम बिड ही नहीं कर रहे। पर मैंने कहा मेरे को आया, मैंने लिख दिया। तो ऐसे देखा और कुछ बोले नहीं वो। तो हम गए वहाँ पे, प्रेजेंटेशन हुई। अच्छा, वहाँ साइंटिस्ट वगैरह बैठे हुए ना, सब टॉप के। मिलता आपको वही है 8-9 मिनट की प्रेजेंटेशन। तो जब हम उठने लगे, मैंने कहा सर, राहुल से मैंने अप्रूवल ली आँखों में कि ना बोल दे यार। तो मैंने कहा सर, एक मेरे ऐसे ही दिमाग में आया, मेरे को पता है आप लोगों ने बिड नहीं किया, लेकिन हम टाइटल सॉन्ग लिखा अगर आप सुनना चाहें तो इट वेंट समथिंग लाइक दिस। सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करे हम तारों की सैर। ये था। तो जब मैंने ख़त्म किया तो वो बड़े खुश हुए। साइंटिस्ट को ये लगा कि हिंदी से हम इतनी आसानी से साइंस को जोड़ सकते हैं। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा डन, आप ऑन हो। तो उस सॉन्ग की वजह से हमें पूरा वो 8-9 एपिसोड का पैक मिल गया। तो मुझे लगा कि जब भी मैं फंसता हूँ, मैं ना, जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे 2 और 2 कितना होता है, तो मैं हवा में सोते निकाल दूंगा। 2 and 2 मीन्स समथिंग आई डू, समथिंग यू डू। 2 and 2 मीन्स, लेकिन 4 नहीं बोल पाऊंगा। तो हर आदमी को भगवान ने कुछ क्षमता दी है। मेरे अंदर ना नेचुरल एक कविता का सिस्टम है। तो मैं सोचता भी कई बार वैसे ही हूँ राइम में। तो वो अटपटा भी लगता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आओ भाई खा लो रोटी, तो पंजाबी की लाइन दूसरी आ जाएगी, नहीं तो पै जाएगी सोटी। ओए होए मैंने बुला रही है मेरी वोटी। तो यू नो, सो एट द कोर ऑफ कोर आई एम अ पोएट। क्या बात है। और पोएट्स की जो क्रिएटिविटी का सोर्स होता है, सी फॉर क्रिएटिविटी, सी फॉर चाय भी होती है। और आज है इंटरनेशनल टी डे, तो सबसे पहले तो आप चाय पीजिए। और चाय के साथ चीयर्स। चाय के साथ चीयर्स। चाय कैसी पसंद है आपको? चाय होनी चाहिए बस, उसकी रूह में चाय होनी चाहिए। वाह, बस रूह में चाय होनी बस, चाहिए। रंग कोई भी हो। नहीं, ग्रीन टी भी पसंद है, लेकिन मेरे को पसंद है अदरक वाली और तुलसी वाली, और वो क्या कहते हैं आजकल नहीं आई है, केसर वाली चाय। केसर वाली चाय, आई लव दैट टी। और मैं आपको बताऊं, मैं तो प्योरिस्ट हूँ, सिर्फ अदरक वाली चाय। अच्छा, मेरे को बस अदरक। केसर वाली पसंद तो है, लेकिन उसका एक लिमिटिंग पॉइंट है। बहुत ज़्यादा पी लो गर्मी हो जाती है। यू नो, कंटिन्यूसली हैव इट फॉर 15-20 डेज। तो इसलिए फिर जब उससे थोड़ा लगे गड़बड़ हो रही है, तो फिर स्विच ऑन टू अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय। बट चाय ज़रूरी है। चाय ज़रूरी है ना भाई, क्रिएटिविटी का सोर्स है। क्रिएटिविटी उबल कर अंदर से नहीं आती है ना, जबकि चाय का उबाल अंदर तक ना जाए। ये फैसिलिटेटर है। अगर चाय पे एक पोएम बनानी हो तो? ना जाए कभी ना जाए, सिर्फ आए और आती ही जाए, चाय चाय मेरी चाय। तो ये आज टैगलाइन होने वाला है हमारे इंटरनेशनल टी डे। डन। न जाए
कभी न जाए, बस आती ही जाए, चाय चाय मेरी चाय। वाह 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 वाह। सबसे पहले जो आपको फिल्मों में ब्रेक मिला, हाउ डिड इट हैपन? विकी डोनर से पहले था, विच वाज अराउंड 6 years, खोसला का है ना? घोंसला। दो खोसला का घोसला। मैं आपको- पर खोसला का घोसला में तो बहुत छोटा सा कैमियो मैं था। आपको मजे की बात, हाँ। उसमें थोड़ा सा बड़ा रोल था पर किसी कारण। कट। तो उन्होंने कहा भाई साहब अब आपका ये रोल है कि लाश पड़ी और आपने देखना है। मैंने कहा भाई साहब बड़ा खतरनाक रोल है, लाश पड़ी और मुझे मतलब मैं क्या करूँगा मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन फुल क्रेडिट टू खोसला का घोसला, मैंने पहली बार फिल्म का कैमरा फेस किया। वो बड़े कैमरे होते थे, अब तो खैर चेंज हो गया सिस्टम, बड़े वाले कैमरे। तो मेरे को लगा बड़े कैमरे में कर रहा हूँ, वेरी गुड, मतलब मैं कर सकता हूँ। तो आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना वो बेवकूफ़ होते हैं या भोले होते हैं, ये सिनोनिम ही है। उनको हल्की सी मोटिवेशन मिल जाए ना, वो सारी ज़िंदगी उस एक छोटी सी मोटिवेशन के सहारे बिता सकते हैं। तो वो जब मेरे को मिला, मेरे को लगा यार गुड, वन टेक ओके, चाहे मेरा कोई रोल ही नहीं था, मैं वैसे ही खड़ा हूँ, हाँ। पर फिर भी अपने ने वन टेक दिया ना, मास्टर आदमी है। तो उसके सहारे फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट रखा कि कभी ना कभी तो चांस आएगा। पर खोसला का चांस मिला कैसे? कास्टिंग होती है तो उन्होंने कहा था भाई सिद्धार्थ जी का कैरेक्टर है, मेरे को लगा शायद थोड़ा बड़ा होगा, उन्होंने जो बुलाया तो वो वैसा नहीं था। पर हमारे माँ बाप ने हमेशा सिखाया कि कोई चीज़ छोटी नहीं होती, कोशिश करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। फिर मुझे ये भी था अभी एक्टिंग कर लूँगा तो शाम को पैसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो फ्रीलांसर है ना, हाँ। फ्रीलांसर के लिए रोज़ कुआं खोदना है, और रोज पानी पीना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप रोज़ कुआं खोदते हो तो रोज़ पानी नहीं निकलता। 30 दिन खोदते हो तो शायद एक बार पानी निकल आए। तो वो जो एक दिन पानी निकलता है उसका आपको ध्यान रखना है कि शायद अगले महीने 30 दिन भी ना निकले, तो 60 दिन का ध्यान रखना है आपने। लेकिन ये मान के चलना है पानी नहीं निकलेगा, इसलिए जब निकलता है तो खुशी होती है, नहीं निकलता तो दुख नहीं होता। सो दैट इज द फ्रेम ऑफ माइंड यू हैव टू हैव। और फिर जब 6 साल का, लगभग एक तरह से तो 6 साल का सूखा ही था, है ना, जब आपको विकी डोनर मिला। तो वो 6 साल कैसे थे? मतलब फ्रस्ट्रेशन था या लगता था कि हो जाएगा, या दूसरे काम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है मिलेगा जब तब देखेंगे? कैसा था, मतलब हाउ वाज इट? फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं था। फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं थी। मैं तो अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब समझता हूँ कि उसने ऐसे नवाज के रखा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे भगवान ने कायनात मेरे लिए बनाई है, ऑनेस्टली कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। उसने हमेशा वो चीज़ दी जिसको मैं डिज़र्व भी नहीं करता। आज मैं आपके सामने बैठ के अपनी इंटरव्यू जर्नी बता रहा हूँ, क्या ये मैं डिज़र्व करता हूँ? वाई? सब उसकी नियामत है, सब उसकी रहमो करम से सारा सिस्टम बना है। अब आप बता रहे हैं वो 6 साल, हाँ थोड़ा इजी इसलिए हो गया क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, कभी कॉपी राइटिंग, कभी कॉर्पोरेट फिल्म की राइटिंग, कभी कुछ, कभी अपनी चीज़ बना रहा हूँ। मैं अपनी चीज़ें लिखता रहता था, तो मैं कहता भाई लिख तो रहा है, किसके लिए लिख रहा है, कहाँ आएगी ये तो पता नहीं, अब आ गया ख्याल तो लिख दो, मैं छोड़ूंगा थोड़ा ना, क्योंकि आइडियाज़ आर लाइक फेरीज, उनको पकड़ लो, ठीक है भागी तो भागी, हम आई थी, तुमने हमसे बात नहीं किया, अब हम कभी नहीं आएंगी, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर आइडियाज़। तो नोट डाउन होता रहता था। तो मैं बेसिकली एक मस्त आदमी हूँ, तो मैंने एक टर्म कॉइन किया था जिसका नाम था मस्ताफिर, यानी मस्त मुसाफिर। तो मैं मस्ताफिर हूँ। क्या बात है। तो जब इस मुस्ताफिर को विकी डोनर मिला, और विकी डोनर में जो आपका कैरेक्टर था सबने बहुत 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 सराहा, और वो तो एंथम ही बन गया है ना, बल्ब उतारो थल्ले रखो। मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसी शादी होगी जहाँ पर ये नहीं हुआ होगा, है ना, ये स्टेप हर जगह चलता है। और इसको कॉइन करने, अच्छा ये जो था ये फ्रेज, ये आपने खुद कॉइन किया था क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये शुजीत दा ने कहा था ये ऐसे करना है, और उनके अच्छा। पास लाइन भी तैयार थी और स्टेप भी। अच्छा। ये सब जो क्रेडिट है शुजीत दा का है। पर आपने कभी सोचा था कि ये ऐसा बन जाएगा? नहीं, मैं तो देखता हूँ कि हर मोमेंट मैजिक है, और अगला मैजिक जो आने वाला मैजिक है उससे भी बेटर है। तो येस, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, नया मैजिक होने वाला है, तो बेहतर ही बनता है। तो भले ही एक्टिंग की बात करें, हालांकि आप बहुत कुछ कर रहे थे, तो देयर वाज अ पीरियड ऑफ 6 years विच वाज लाइक अ लल पीरियड, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद विकी डोनर, और उसके बाद तो फिर पंजाबी फिल्मों में भी, और फिर मीरा नायर की फिल्म में भी आपने काम किया, दैट्स एन इंटरनेशनल वेंचर। सो हाउ डू यू सी दिस जर्नी? आर यू सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू डिड, या आपको लगता है कि नहीं कुछ और करना चाहिए था? एज एन एक्टर हो सकता है मैं अभी अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो शायद नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। हाउ डू यू सी दैट? सबसे पहले तो उसका हाथ जोड़ के शुक्रिया है। अगर ये भी नहीं मिलता तो मैं क्या कर लेता? क्या औकात है मेरी, क्या ज़ात है, उसकी रहमत है इसलिए मैं हूँ। लेट्स बी वेरी क्लियर। अब ये मिल गया तो और भी मिल सकता है।
है ना, एक चीज़ आपकी पूरी हो जाती है तो आप नेक्स्ट तो लेवल थोड़ा सा लालच तो आ थोड़ा जाता सा है लालच, ना? क्रिएटिव लालच। हाँ। तो यस, मेरे को ये है कि मेरे सारे रोल्स बड़े ना लाइट रहे हैं। अभी जो हमारा लेटेस्ट रिलीज आया है मामला लीगल है सीजन 2, उसमें भी लाइट सा रोल है। इसमें मेरे को ना थोड़ी सी कशमकश हुई। हम पंजाबी में एक वर्ड यूज़ करते हैं शशोपन, यानी कशमकश। उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा जी जज का रोल है। अब जब आप जज को पोर्ट्रे कर रहे हो तो उसकी एक ग्रेस है, एक डिग्निटी है, आप ना यू कैन जस्ट टॉक एनीथिंग, लेकिन उसमें रहते हुए भी आप कैसे हंसाओगे। तो मेरे को लगता है ये मेरे लिए एक बड़ा खास रोल था और ऊपर वाले की दया से, उसके आशीर्वाद से ठीक निकल गया। पर प्रिपेयर भी तो करते होंगे ना? मैं सच जैसे- बताऊं? हाँ। लाइंस ज़रूर याद करता हूँ, लाइंस, क्योंकि ये खतरा रहता है भाई, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। बड़े बड़े एक्टर्स बैठे हैं, आप अपनी लाइन भूल गए, अरे यार किसको पकड़ के ले आए, यू डोंट वांट टू लिसन दैट। तो लाइंस करता हूँ, बाकी मैं प्रिपेयर नहीं करता ऑनेस्टली। ये कुछ सब भी मेंटल प्रिपरेशन चलती ही नहीं। मैं जब प्रिपेयर करता हूँ तो खराब होता है। अच्छा, तो इसलिए बिल्कुल छोड़ देते। आपने कहा ना वो आप बांध के रखो जब प्लान। मैं देखिए प्लान एक पॉइंट तक करते हो कि हाँ भाई जज हैं, एक डिसेंट रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपका जो ऑरा निकलना चाहिए जज का, यू नो यू शुड हैव दैट ग्रेस। तो आप ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दो ऑफ हैंड, इट कांट वर्क लाइक दैट। लेकिन यस ग्रेस होगी। अब मेरे को है कि इसमें कॉमेडी कैसे लाऊंगा। अब मैं फंसा हुआ हूँ, सवाल है दिमाग में। अब मैं हर चीज़ प्लान करके चलाऊँ, इस पॉइंट में मैं हंसूंगा, इस पॉइंट पे नहीं करूंगा, उसको टोकूंगा, डज इट वर्क? Doesn't. ठीक है यार, ये फंस गए, सीन शुरू होने दो, कुछ ना कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ खींचेंगे, है ना, और मिल जाता है एवरी टाइम आई गेट समथिंग। तो आई डोंट गेट समथिंग, ही गिव्स मी। तो प्रिपरेशन बस एक पॉइंट तक है, उसके बाद नहीं। लेट इट फ्लो, लेट द मैजिक हैपन। हम अपनी दखल अंदाजी क्यों दें? जहां हम अपनी टांग अड़ाएंगे हम ही गिरेंगे। जहां उसकी रास्ते पे चलेंगे, उस पे फेथ रख के चलेंगे, ऐसा मैजिक होगा, चलेंगे क्या, उड़ेंगे। सो ये मेरा थॉट प्रोसेस ये है। बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया, आयुष्मान की बात करें या फिर रणबीर दिलजीत। कपूर की बात करें, तापसी पन्नू की बात करें, और यहाँ पर अगर हम रवि किशन जी की बात करें, दिलजीत भी। है ना? हाँ, दिलजीत जी भी। मुख्तार चड्ढा। जी। तो हाउ इज इट, आई मीन, क्या हर एक से आपको ऐसा लगता है कि जब भी बात कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, एक मास्टर क्लास चलती जा रही है ना, बैकग्राउंड में? हाउ इज इट? मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, मैं जिस कॉम को बिलीव करता हूँ, जिसको रिप्रेजेंट करता हूँ, उसका नाम है सिख, SIKH। सिख का मतलब होता है डिसाइपल। एक ऐसी शख्सियत जो कंटिन्यूसली लर्न करे। ही इज अ लर्नर फॉर लाइफ एंड आई एम अ सिख, सो आई लर्न। वेरी सिंपल। मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, जानते बूझते भी नहीं कि अभी नोट कर रहा हूँ कि आप कैसे बोल रही हैं, क्या नहीं, इनकन्स्पिक्यूअसली आई एम रिसीविंग इट, जो शायद इस लैंग्वेज में डिफाइन नहीं हो सकता वर्ड्स में। आई एम लर्निंग। अ सीकर। A seeker. So I am a learner, 100%, and I am very happy student of life. सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिलता है वो मिलता है इनकी एनर्जी। लोग बात करते हैं डायलॉग डिलीवरी की या कैसे उन्होंने बॉडी एक्टिंग किया या कुछ whatever. एनर्जी इज़ द की। आप जब फ्रेम पे आते हो कितनी एनर्जी आप ला रहे हो रोल के हिसाब से। मतलब ऑब्वियसली अब लाश हो, बोलो अरे वाह वाह मैं लाश हूँ, ऐसे नहीं हो सकता भाई, रोल के हिसाब से। लेकिन आप जब आते हो, आपके आने से सेट पे क्या फ़र्क पड़ता है ना, क्या हो रहा है आपका, और तो उसी का है, मतलब आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो एनर्जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, आयुष्मान हो, दिलजीत हो, इवन रवि भाई, इनकी एनर्जी अलग है ना। व्हेन दे आर ऑन द सेट ना, एक एनर्जी है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। वो जो एनर्जी है ना, अच्छा आप जब सीन करते हैं, जैसे दिलजीत के साथ है, आप जब सीन करते हैं ना तो आपको पता नहीं चलता, आप टक 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 हायर होते जाते हो। क्योंकि अब जैसे मुख्तार चड्ढा फिल्म थी, उसमें मैं दिलजीत का मामा बना। ਮੁਖਤਿਆਰ ਚੱਡਾ ਐਂਡ ਸੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। जिस दिन तुसी अपनी सच्ची सुच्ची कमाई दे 2 भी लड्डू मैंने खिलाते, हैरानी नाल ओदा ही मैं मर जाऊंगा, टेर हो जाऊंगा। ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਤੋੜਿਆ कर रहे हो? ओहो मुख्तियार मुख्तार ऐसे कर रहे तू? मुख्तियार रुमाल भी सिटना। मुख्तियार ਮੰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਮੰਮੀ ਮੱਠੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ कौन है यार? नहीं यारों से अंग्रेजी में लेटर लिखवाता। ये मैंने अपने आप ही डायलॉग बनाया था, पेंट नहीं पजामा जी, मैं मुंडे दा मामा जी। तो हैड टू मेक समथिंग, पोएट तो है पर निकलेगा क्या। तो हमारे जितने सीन हुए हमने प्लान नहीं किए। आप मट्ठी वाला सीन देखिए, है ना। तो मेरा एक ही काम था कि ये बेचारा आके अपनी माँ के पास बैठता है और मैं इसको तीली लगा देता हूँ। वो अच्छा वाला बैठा हुआ है, लेकिन मैं तीली लगाने लगा। ईदी, है ना।
तो वो जो आप सीन देखिए, वो जो निकले हैं सीन, वो कोई प्लान नहीं कर सकता, हम खुद नहीं कर सकते, हम वही टेक दोबारा नहीं दे सकते। तो वो जो चीज़ है वो मैजिक है, मैं उसका कायल हूँ। तो ये तो कैमरा के सामने की एनर्जी हुई, लेकिन बिहाइंड द कैमरा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक ना मैंने कैंपेन किया था अतिथि देवो भव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए जी। तो उसमें आमिर सर लीड कर रहे थे। तो उसमें एक जो मेरी स्टोरी थी वो ये थी कि मैं ऑटो ड्राइवर होता हूँ है, और उसमें एक बहुत पॉपुलर रहा वो एक फिरंग कैंपेन। लड़की बैठती है, वो कुछ छेड़ते हैं तो मैं उनको बचा के आई कम आउट लाइक अ हीरो ना। तो मैं ना एक बाजार से जा रहा था पंजाब में, तो सडनली अ वेरी टॉल जट ना ही क्रॉस्ड मी, एंड जैसे ही पास किया आई कुड फील समथिंग इज पुलिंग मी बैक, जैसे ना डाउन वापस आ। मैं कौन है भाई? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਫਿਰੰਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। उन्होंने अपने दोस्त को मैं किया सी ना ये झूठ बोलते ने टीवी वाले यार, ये सारे झूठे है ने। भाई साहब मुझे समझ नहीं आई, ये मेरी तारीफ कर रहा है, मेरे को डंडे मार रहा है, मैं निकल लिया वहाँ से। तो कई बार ऐसे होते हैं, पीपल वांट टू एक्सप्रेस देयर थिंग। एक बार प्यार है उसमें, प्यार है ना। मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, मैं एक मॉल में गया, मैं अपने थॉट्स में था, क्योंकि जब मैं पोएट होता हूँ तो पोएट हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक्टर हूँ, एक्चुअली भूल जाता हूँ। तो कभी ऑडिशन का फ़ोन आए तो मैं कहता हूँ कौन है इंद्रपाल? कहते आप इंद्रपाल एक्टर ही हो ना? फिर बोलो अरे 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 मैंने यार 4 5 10 15 फिल्में की हैं। ओके ओके। तो मैं अपने बड़े थॉट्स में ना वो क्रिएटिविटी की वो किताब उस कुछ चल रहा था दिमाग में। तो वो दरवाज़ा खोला लिफ्ट का, तो एक सज्जन और उनकी वाइफ थी, और जो सज्जन थे उन्होंने देखते क्या कि ओ कितने गई शराब दी गड्डी। अच्छा मेरे को ध्यान नहीं आया। मैंने कहा भाई साहब आप कैसे बात कर रहे हैं, ये शराब और आप क्या है, आप व्हाट आर यू टॉकिंग प्लीज़, ये ऐसे आपकी वाइफ भी साथ में, आपको क्या बोल रहे हैं आप? तो बड़ी जोर की ऐसे कहते भाई भूल गए विकी डोनर। मेरे को ओ सॉरी सो सॉरी। तो फिर वो अच्छी तरह, तो कई बार ना ऐसे इंसिडेंट होते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है बाद में, एक बड़ी अच्छी सी स्माइल आती है आपके चेहरे पे कि ये लोगों का प्यार जो मिलता है ना, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई पैरेलल नहीं है, ये मतलब यू आर द चोजन वन। एब्सोल्युटली। मतलब पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे तभी इतना प्यार है, हम भूखे प्यार के ही हैं सब। क्रिएटिविटी एज अ सब्जेक्ट, एक यूनिवर्सिटी को आपने कन्विंस किया कि क्रिएटिविटी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, उसको पूरे एक फ्रेमवर्क में आपने ढाल कर उनको दिया। क्यों लगा आपको कि इतना परसिस्टेंट क्यों था वो थॉट कि ये होना ही चाहिए? आई मीन क्या आपने देखा कि लैक कर रहा है हमारा यूथ या आजकल हमारे लोग की यू थॉट कि नहीं होना ही चाहिए? ये कहानी शुरू होती है जब मैं कोट अनकोट वेला था। वेला उन 6 सालों में? उन 6 सालों में। अच्छा, वहाँ से शुरू हुई थी। मैं करोल बाग रहता था, तो मेरी रूटीन थी कि मैं गुरुद्वारा बंगला साहब मत्था टेकना, और मैंने एक मेंबरशिप ली हुई थी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की। वो इसलिए कि दोपहर में घर में एसी तो होता नहीं, हम यहाँ बैठ जाते थे, ठीक है देखेंगे हम भी कुछ पढ़ लें। तो मैंने देखा, मैं जब भी ब्रिटिश काउंसिल जाता था सब अपने रिसर्च करने टक 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 टक। वाह यार वेरी गुड। तो किसी को पूछा सर व्हाट आर यू रिसर्चिंग ऑन हिस्ट्री ऑफ चॉकलेट्स, टक 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 टक। सर व्हाट आर यू रिसर्चिंग केमिस्ट्री ऑफ चॉकलेट्स, टक 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 टक। सब अपने लगे हुए सब्जेक्ट्स में। मैंने कहा यार मेरे पास कौन सा सब्जेक्ट है, फाइनेंस मुझे पसंद तो था पर रिसर्च वाला एलिमेंट नहीं था। मैंने कहा यार मुझे भी कोई सब्जेक्ट पकड़ना चाहिए ना, लोग मुझसे भी पूछें तुम किस पे रिसर्च कर रहे हो। देन आई केम अक्रॉस अ बुक विच सेड ट्रेट्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सनैलिटी, और उसमें सबसे बड़ा ट्रेट लिखा हुआ था क्रिएटिव पीपल आर बाय नेचर केओटिक। मैंने कहा मैं भी केओटिक हूँ, यानी मैं भी क्रिएटिव हूँ। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि क्रिएटिविटी क्या सब्जेक्ट है, और मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो बाहर वाकई एक सब्जेक्ट है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे आप हैरान हो जाओगे कि ज़्यादातर लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते। यानी 100 लोग अगर अपना काम कर रहे हैं, उनसे चुपके से पूछोगे भाई तुम अपना काम एंजॉय कर रहे हो, यही करना चाहते थे? कह रहे मजबूरी है, पैसे चाहिए, ये कौन करेगा, मैं नहीं करना ये काम। 100 में से 95 लोग यही बोलेंगे। क्या करना? अरे यार मैं तो गाना अच्छा गाता हूँ, गाना चाहता हूँ, अरे मैं पेंटिंग बहुत अच्छा करता हूँ। तो फिर ये क्या चीज़ है? होता क्या है कि
जब हम अपनी एकेडमिक्स ख़त्म करते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता होता क्या करना है। अब क्योंकि खुद हमें पता नहीं है, अंदर की एक फोर्स है, तो आप धक्के खाते हो, लेफ़्ट राइट, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, इसमें पैसे अच्छे, उसमें नौकरी कम, ये वो, मतलब करके करके कहीं ना कहीं आप पहुँच जाते हो। और होता क्या है कि जब आप 50-55 के हो जाते हो तो आपके दिल में ना एक टीस रह जाती है, यार पैसा तो कमा लिया यार, ये तो नहीं करना चाहता था मैं। यू नो व्हेन यू लुक बैक एट योर लाइफ, भाई पैसा कमा लिया, सब कुछ हो गया यार, तो मैं आई वाज बेसिकली अ सिंगर यार, आई वांटेड टू सिंग, ऐसा सिंपल है। मैं एक बड़े फेमस कॉर्पोरेट का मैंने क्रिएटिविटी वर्कशॉप लिया। वर्कशॉप खत्म हुआ, सो द CEO केम टू मी एंड ही लिटरली वाज क्राइंग। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा सर वर्कशॉप इतनी ख़राब थी कि आप रो रहे? कहते नहीं अंदर, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। मैं कहा सर प्लीज़। सो सेड इंदर आई वांट टू सिंग। और मैंने उनको जवाब दिया सिंग, एंड ही वाज लाइक व्हाट? मैंने कहा सर इफ़ यू वांट टू सिंग सिंग। उनका मुझे 2 साल बाद एक लिंक के साथ मैसेज आया, इंदर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, इसमें व्यूज़ कोई नहीं है बट आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू। तो होता क्या है, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं, हम सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल खुद ही हैं अपने रास्ते में। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं वैसे, अरे जो करना है करो भाई, सांस तो लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इतनी कॉम्प्लिकेशंस। जो करना चाहते हो करो, आप अपनी एनर्जी शेयर करो, अपना वाइब्स, है ना। अगर आप नहीं करोगे तो आपको घुटन होगी ही होगी। बिल्कुल। और वो जो चीज़ है कि एक्चुअली क्रिएटिविटी है क्या, है ना। अब किसी को आप बोलोगे क्या है क्रिएटिविटी, और भाई मेरा मुंडा बड़ा अच्छा ड्रॉ करता है, बड़ा क्रिएटिव है। अच्छा और की करता है? अब बड़ा ही क्रिएटिव है। वो करता क्या है भाई साहब, ये तो पता नहीं है, बड़ा क्रिएटिव यार। ओ भाई साहब करता क्या है मालूम नहीं, पर फैक्ट है क्रिएटिव है। इट्स वेरी वेग, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। तो जब मैंने रिसर्च किया तो बाहर काफ़ी रिसर्च हुआ है कि क्रिएटिविटी इज़ डिफाइंड, यू डू सम वर्क विच इज़ नोवल एंड यूजफुल, अडेप्टिव, यानी नया भी होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और यूजफुल भी होना चाहिए। तो करते 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 फिर मेरे को 14-15 साल के बाद मेरे को लगा यार ये तो बड़ा एक बॉडी ऑफ नॉलेज तैयार हो गया, आई मस्ट शेयर इट विद द वर्ल्ड। सो आई केम आउट विद अ बुक विच वॉज क्रिएटिविटी इन इट्स एलिमेंट्स। अब ये क्रिएटिविटी क्या है, तो मैंने इसको अपना एक टेक दिया, मतलब अगेन ऊपर वाले का, मेरी कोई औकात नहीं। सी फॉर केओस, क्रिएटिविटी की स्पेलिंग C for chaos, R for risk, E for emotional intelligence, A for attitude,